हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अकरम। मैं वापस से लेक्चर लेकर के आया हूँ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में। हम लोग कवर कर रहे थे एलपीजी रिफॉर्म्स को। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बैकग्राउंड चेक किया था कि एलपीजी रिफॉर्म्स लाया क्यों गया था, यानी कि उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी का जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या था जिस वजह से गवर्नमेंट को ये रिफॉर्म्स लाने पड़ गए। इस लेसन में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इन रिफॉर्म्स ने एक्चुअली क्या चेंज लाया है इंडियन इकोनॉमी सेक्टर में। सी एलपीजी रिफॉर्म्स स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर इनके बारे में हम बताएं तो ये जो दो टॉपिक्स हैं, दो रिफॉर्म्स है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये एक्चुअली में रिफॉर्म है। ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये एक मियर आउटकम है इन रिफॉर्म्स का, कि अगर आप लिबरलाइज करते हैं और आप प्राइवेटाइज करते हैं तो फिर ग्लोबलाइजेशन होगा ही। तो ये एक आउटकम है। इन डिटेल देखते हैं कि लिबरलाइजेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस लाए। अगर हम लोग बात करें लिबरलाइजेशन की, तो व्हाट डज एक्चुअली लिबरलाइजेशन मीन्स। लिबरलाइजेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में जो हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं इसको खत्म करना। रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट बहुत सारे रीजंस के लिए लगाती है, वो चाहे इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहे या फिर प्रोटेक्ट करना चाहे। ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिस वजह से गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाती है। हम लोग के इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वो बेसिकली 4 तरह से थी। पहला था लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का ये मेथड होता था कि अगर आपको कोई सा भी न्यू यूनिट सेट करना है या फिर कोई सा भी न्यू गुड प्रोड्यूस करना है तो आपको इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या है कि लाइसेंस के थ्रू ये कंट्रोल करती थी कि हमें कौन सा नया गुड मार्केट में लाना है, कौन सी नई इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, तो लाइसेंसिंग के थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्रोल करती थी। दूसरा ये था कि बहुत सारी जो ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को काम नहीं करने दिया जाता था। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो गवर्नमेंट ने खुद के लिए ही रिजर्व करके रखे थे, तो ये एक तरह से रेस्ट्रिक्शन था। एक मेथड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ये था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हम लोग अगर पहले के 2 चैप्टर्स को कवर अप करेंगे कभी तो उसमें इन डिटेल जानेंगे, पर फिलहाल इतना जानो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को विलेज इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए प्रमोट किया गया था और इसके ज़्यादा बेटरमेंट के लिए, इसके ज़्यादा वेलफेयर के लिए हम लोगों ने सर्टेन गुड्स को तब रिजर्व करके रखा था कि ये जो गुड्स हैं ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर सकती हैं और कोई नहीं। तो इस वजह से क्या होता था कि जो बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रियल हब्स हैं, बहुत सारी जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो इन गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी। ये एक तरह से रिस्ट्रिक्शन हो गया। चौथा रिस्ट्रिक्शन ये था कि हम लोगों ने प्राइस को फिक्स करके रखा था, प्राइस फिक्सेशन, कि किस चीज का कितना दाम होगा, साथ ही साथ कौन सा जो गुड है वो कहां पर जाकर के बिकेगा। तो इन सारे मेथड से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को रेस्ट्रिक्ट करके रखा था, गवर्नमेंटल कंट्रोल के अंदर में रखा था। ये जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई 1991 में, इसने क्या किया कि ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इनको पूरी तरीके से बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल जो लाइसेंसिंग है इसको ऑलमोस्ट एबॉलिश कर दिया कुछ कैटेगरीज को छोड़ करके, जैसे अल्कोहल, हजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, यानी कि ये सब जिनसे आप कह सकते हो कि खतरा है सोसाइटी को, इन जनरल थ्रेट है, तो इनको छोड़ करके गवर्नमेंट ने हर जगह से लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया। उसी तरीके से जो रिजर्व्ड सेक्टर था इंडस्ट्रीज का कि कहां कहां पर गवर्नमेंट काम करेगी, कहां कहां प्राइवेट काम करेगी, तो कुछ एक को छोड़ करके, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट, जैसे एटॉमिक सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी बेसिकली, और रेलवेज, इसको छोड़ करके गवर्नमेंट ने जो सारी इंडस्ट्रीज की कैटेगरी है उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया। और अब तो हम लोग देख रहे हैं कि रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग हटाया, गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्शंस ला के रखा था कि किस सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज काम करेगी, इसको काफी ज्यादा कम कर दिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो बहुत सारे गुड्स रिजर्व थे उसको गवर्नमेंट ने अनरिजर्व किया कि अब इसे कोई भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से प्रोडक्शन करो। पहले ये रिस्ट्रिक्शन था कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है। साथ ही साथ हम लोग आगे चल करके देखते हैं कि अब जो चीज़ों का प्राइस था
इससे पहले गवर्नमेंट यहाँ पर प्राइस फिक्सेशन की पॉलिसी को अपनाती थी कि वो गुड्स के दाम को फिक्स करती थी। अभी प्राइसेस को बोला कि आप मार्केट को हम फ्री हैंड देते हैं इसे डिसाइड करने का कि प्राइस क्या होगा। ये फिर डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पर डिटरमाइन होने लगा और ये मार्केट कंट्रोल करने लगी प्राइसेस को। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेसिकली इतने ही रिफॉर्म्स लाए गए थे, या फिर हम इन हेड्स में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर से रिफॉर्म्स यानी कि जो भी बैंकिंग और जो अलाइड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। गवर्नमेंट ने आरबीआई को यहां पर इंट्रोड्यूस करके रखा है कि वो फाइनेंशियल सेक्टर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी, और आरबीआई इसके पास बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस होते हैं जिसके थ्रू ये मेंटेन करता है और ये मैनेज करता है सारे बैंक्स को। बैंक्स कितना पैसा अपने पास रखेंगे, बैंक्स लोन्स किस रेट पर देंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये सारा चीज आरबीआई डिसाइड करती है किसी भी बैंक के लिए। ये एलपीजी रिफॉर्म के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है कि आरबीआई के इस रोल को मिनिमाइज किया है, कम से कम कर दिया है। बैंक्स को कह सकते हैं एक तरह से ऑटोनॉमी हम लोगों ने प्रोवाइड की है कि वो डिसाइड कर सके कि उनको लोन्स कैसे देना है, कहां पर ऑपरेट करना है। इस रिफॉर्म का ओवरऑल बस एक ही मकसद था कि आरबीआई के रोल को मिनिमाइज किया जा सके। इस रिफॉर्म की वजह से हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स इंडिया में खुलते हैं, प्राइवेट बैंक्स जो कि नेशनल भी रहते हैं और इंटरनेशनल भी रहते हैं। साथ ही साथ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू पैसा लगाते हैं, वो भी काफी ज्यादा राइज में आते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में हम लोगों ने ये बेसिक रिफॉर्म्स किए हैं। अब अगर हम लोग टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो एक टर्म आप जानिए, वो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेती है, इसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है। हर साल बजट के टाइम पर यह इंट्रोड्यूस होता है। इसी पॉलिसी को हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। इससे पहले 1991 से पहले हम लोग ये चीज देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, हालांकि अब तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा खत्म हो गया है जीएसटी के आ जाने के बाद, पर उस टाइम के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस का जो रेट रहता है ये काफी ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत रहती है। लेकिन टाइम के साथ ये गवर्नमेंट देखती है कि डायरेक्ट टैक्सेस का रेट हाई हो जाने की वजह से क्या है कि लोग टैक्स इवेड कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कॉम्प्लिकेटेड है, इसके वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा पे नहीं हो पा रहे हैं। तो 1991 रिफॉर्म में जो टैक्स रिफॉर्म था उसने बेसिकली किया क्या कि ये जो डायरेक्ट टैक्सेस का जो रेट है, इस रेट को कम किया, ताकि जो टैक्स पेइंग कैटेगरी है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके और अपने इनकम को डिस्क्लोज कर सके। इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई करने की बहुत कोशिश की ताकि ये इजी रहे और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो कलेक्शन होता है वो बढ़ सके। लिबरलाइजेशन के अंदर में हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म किए, फॉरेन एक्सचेंज को भी लेकर के रिफॉर्म करा। ये रिफॉर्म क्या किया था कि इससे पहले क्या होता था कि जो इंडियन करेंसी है इसका जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में ये डिसाइड करती थी गवर्नमेंट। इस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी अपने ट्रेड को। ट्रेड बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड के कितना एक्सपोर्ट होगा, कितना इंपोर्ट होगा, इसको गवर्नमेंट ऐसे कंट्रोल करती थी। अभी फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के अंदर में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो इंडियन करेंसी का वैल्यू है इसको फ्री कर दिया कि ये भी मार्केट डिटरमाइन करेगी। पूरी तरीके से फ्री नहीं किया बट ऑलमोस्ट ऑटोनोमस बना दिया कि मार्केट डिटरमाइन करेगी कि इंडियन करेंसी का क्या इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू होगा। और ये फिर उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के रिफॉर्म्स के बारे में बात करें, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो इसको इनिशिएट बेसिकली किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए। देखो होता क्या था कि हम अपने नेशन के अंदर में जो लोकल इंडस्ट्रीज है इसको प्रमोट करने के लिए जो बाहर से इंपोर्ट्स आ रहे हैं, हम लोगों ने इसके ऊपर में काफी ज्यादा लिमिटेशंस लगा के रखे थे। सेम प्रोसेस ऑफ टैरिफ्स एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स।
दो तरीका था। टैरिफ क्या था कि बाहर से कोई भी सामान आ रहा है उसके ऊपर इतना टैरिफ लगा दो कि वो खुद ब खुद कॉस्टली हो जाए, लोग कम खरीदेंगे। क्वांटिटिव मेजर ये कि हम उसके ऊपर में एक लिमिट रख देंगे कि हाँ भाई ये सामान 10 से ज्यादा नहीं आएगा, तो रहेगा ही नहीं, तो लोग कैसे खरीदेंगे। तो इस जो टैक्स और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन दोनों को काफी ज्यादा कम किया, टैरिफ्स हटा दिए और क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिया। जो इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत हुआ करती थी, यहां पर भी लाइसेंसिंग के थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल रखती थी, इसको ऑलमोस्ट एबॉलिश कर दिया गया। सिर्फ हजार्डस और जो इन्वायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज है जिससे कुछ परेशानी हो सकती है, इसमें अभी भी लाइसेंसिंग को गवर्नमेंट ने कंटिन्यू रखा। बाकी सारी जगहों पर लाइसेंसिंग को हटा दिया गया। साथ में हम लोग देखते हैं कि लेटर ऑन जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी जो ट्रेडर्स को पे करना पड़ता था, उसको भी रिमूव कर दिया। सबका रीजन ये था कि ये जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है, हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज है ये इंटरनेशनल मार्केट में भी जाकर के compete कर पाए, खुद को उतना ज्यादा ऊपर उठा पाए, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली साउंडनेस की बात हो, चाहे वो क्वालिटी की बात हो, चाहे वो प्राइसेस की बात हो। तो अगर मार्केट में कंपटीशन रहेगा तो इंडस्ट्रीज खुद को खुद से ही बेटर बनाने की कोशिश करेंगी। वो चाहेंगे कि हम खुद को और ज्यादा बेहतर बनाए ताकि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बढ़े और ज्यादा बिके। तो इन सारी चीजों को देख करके गवर्नमेंट ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। अब हम लोग देखते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में बेसिकली इतने ही रिफॉर्म्स थे। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग होता है कि वो कंपनी, वो इंडस्ट्री जिसके ऊपर में गवर्नमेंट का कंट्रोल था, इस कंट्रोल को हटा करके इसे प्राइवेट कंट्रोल्स के हाथ में दिया जाए, प्राइवेट हैंड्स में दिया जाए। अब इसको करने का दो तरीका होता है। पहला तो ये होता है कि गवर्नमेंट ओनरशिप से हट जाए या फिर मैनेजमेंट से हट जाए। दूसरा ये होता है कि गवर्नमेंट पूरी यूनिट को ही सेल कर दे, इसे बेच दे। इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी उसका प्राइवेटाइजेशन हम लोगों ने किया डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सी, यहां पर मान लो एक यूनिट है, इसका अभी मार्केट प्राइस है 100 रुपए, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन करती है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसका एक हिस्सा, समझ लो 10 रुपए, ये प्राइवेट से सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इन्होंने शेयर्स खरीद लिए और ये आकर के अब इसके मैनेजमेंट को भी देखने लगे, इनका भी यहाँ पर एक से होने लगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जो प्राइवेटाइजेशन है उसको इनेबल किया। डिसइन्वेस्टमेंट का एक और पॉजिटिव पॉइंट ये था कि इससे जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है किसी भी फर्म के अंदर में, ये काफी अच्छे से मेंटेन रही। प्राइवेटाइजेशन की वजह से हम लोग देखते हैं कि एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी इंडियन इकोनॉमी में काफी ज्यादा बढ़ा। साथ ही कुछ ऐसे पीएसयूज थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसको गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट ज्यादा नहीं किया लेकिन इन्हें ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी कि आप आजाद है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, आपको अपने पीएसयू को कैसे आगे बढ़ाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नया यूनिट सेटअप करना है। तो इस तरह से कई सारी ऑटोनॉमी प्रोवाइड की, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेटस बनाए जिसको आप लोग जैसे नवरत्न, मिनी रत्न, इन नाम से जानते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को इनेबल किया। अगले टॉपिक पर अगर हम आए जो कि है ग्लोबलाइजेशन, तो सी, मैंने पहले कहा था कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये कोई पॉलिसी नहीं होती है, ये इम्पैक्ट होता है। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि ऐसी पॉलिसीज को परस्यू करना जिससे किसी एक देश की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर सके, यानी मिल सके, जुड़ सके एक ऐसे तरीके से कि वर्ल्ड इकोनॉमी का डायरेक्ट लिंकेज हो जाए, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने लगे। तो इंटीग्रेट करेगा और इंटरडिपेंड भी करेगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी या किसी एक देश की इकोनॉमी करेगी, वर्ल्ड इकोनॉमी भी डिटरमाइन करेगी। आप अभी यूएस के केस में देख सकते हो, अगर यूएस में रिसेशन आता है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक ऐसा नेटवर्क बनता है ट्रेड का जिसके अंदर में इकोनॉमिक, सोशल, जियोग्राफिकल,
जितने सारे बैरियर्स हैं ये सारे तोड़ दिए जाते हैं। इकोनॉमिक बैरियर्स मतलब डजेंट मैटर आपके देश की इकोनॉमी कितनी छोटी है बड़ी है, आप वर्ल्ड ट्रेड के साथ आकर के जोड़ सकते हैं। कोई सोशल बैकग्राउंड नहीं, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं, अमेरिका कहीं पर भी हो, इंडिया कहीं पर भी हो, वर्ल्ड ट्रेड के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे। इन सबको इंडिया ने 1991 रिफॉर्म्स के बाद में परस्यू करना स्टार्ट कर दिया और इसका इंपैक्ट इंडिया में देखते हैं। इसका एक बड़ा इंपैक्ट है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक्चुअली होता क्या है कि किसी एक कंट्री में इस्टेब्लिश्ड फर्म या इंडस्ट्री किसी दूसरी कंट्री से सर्विसेज लेती है। इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं बीपीओज में या फिर टेक सपोर्ट में कि अमेरिका में बैठी हुई कोई टेक कंपनी है, ये इंडिया से सर्विसेज लेती है। हम लोग यहाँ बैंगलोर या नोएडा में बैठ करके सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये होता है आउटसोर्सिंग। इन कंपनीज को, अमेरिकन कंपनीज को यहाँ पर फायदा क्या होता है कि अगर सेम सपोर्ट, सेम हेल्प, सेम लेबर अगर इन्हें अपनी नेटिव कंट्री से लेना पड़ेगा तो वहां पर क्या है कि जो पेमेंट सैलरीज प्रोवाइड की जाती है वो काफी ज्यादा हाई है। जो इन्हें सर्विसेज देने पड़ते हैं अपने स्टाफ्स को वो काफी ज्यादा हाई रहता है। बट अगर सेम ये इंडिया से लेते हैं तो इन्हें सर्विसेज की क्वालिटी तो बिल्कुल सेम मिल जाती है लेकिन काफी ज्यादा लोअर कॉस्ट पर। तो ग्लोबलाइजेशन के अंडर में आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा बूस्टअप किया और इंडिया जैसी कंट्री ने इसका काफी ज्यादा फायदा उठाया। तो हम लोग देखेंगे कि ज्यादातर जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है या फिर जो छोटी कंपनीज हैं वो अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स कर रही हैं इंडिया, जहां पर उनको चीपर कॉस्ट पर एक रीजनेबल डिग्री स्किल और एक्यूरेसी का वर्कर्स के थ्रू मिल जाता है। अगला टॉपिक दोस्तों इसके बाद एनसीईआरटी में WTO का है। सो वो इन जनरल आप देख सकते हो, सिर्फ फैक्ट्स है। बेसिकली देखो WTO के बारे में इतना ही जानो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1995 में बनाया गया था और इसका काम था कि जो वर्ल्ड ट्रेड है वो सही तरीके से चल सके। जो वर्ल्ड मल्टीलैटरल ट्रेड है ये बैरियर्स को हटा सके, वर्ल्ड इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर सके और सब कुछ बाय लॉ चल सके। तो WTO का इतना ही काम था। आप अपने एनसीईआरटी में इसको गो थ्रू करके देखो, अगर कोई डाउट लगे तो फिर आप कमेंट करना, मैं इसके लिए बना दूंगा एक अलग सा वीडियो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ LPG रिफॉर्म्स। हम इन रिफॉर्म्स के अंदर में देख लिए कि ये LPG रिफॉर्म्स ने क्या चेंजेस लाया है। लिबरलाइजेशन, इसने कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज लाया, कैसे सॉरी फाइनेंशियल सेक्टर में चेंज लाया। हम लोगों ने देखा प्राइवेटाइजेशन के बारे में कि गवर्नमेंट ने किस तरह से प्राइवेटाइज किया और जो ग्लोबलाइजेशन है इसका क्या आउटकम रहा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन द लेसन। इसके बाद हम लोग इस LPG रिफॉर्म्स के अगले लेसन में असेसमेंट को देखेंगे कि क्या इस जो चेंज लाया ये हमारी इकोनॉमी के लिए कैसा रहा, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा। इन सारे चेंजेस को देखेंगे और इंडिया अभी कहाँ पर खड़ा है और जो फिस्कल पॉलिसीज और जो रिफॉर्म्स थे इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी क्या पड़ा है। यानी कि हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव इंडियन पॉपुलेशन या फिर इंडियन सोसाइटी के नज़र से भी देखेंगे और इंडियन इकोनॉमी के नज़र से भी देखेंगे। एंड द फाइनली वी विल गो फॉर द कंक्लूजन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल आस्क यू कि प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हमें बताओ कि आपको लेक्चर पसंद आया, क्यों आया, पसंद नहीं आया तो क्यों आया। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।